न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने के बावजूद भी नए मरीजों की संख्या अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों की संख्या करीब 10,000 के पार बताई जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में भी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 10,000 के पार देखी गई है। एक दिन में ही संक्रमण की रफ्तार करीब 250% से भी ज्यादा देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 6,467 लोग रिकवर किए जा चुके हैं और 53 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल अब तक महाराष्ट्र में 21,98,399 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 20,55,951 लोग जबकि ठीक हो गए हैं और साथ ही 52,393 मरीजों की मौत भी हो गई है। फिलहाल 88,838 मरीज भी इलाज चल रहा है। तो कोरोना के नए मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई है, जबकि कई लोग रिकवर भी हो चुके हैं और कई लोगों का भी इलाज जारी है। और मुंबई से खबर, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने सदन में पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और रिपोर्ट के विकास में 8% गिरावट का अनुमान बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि की गई है और कोरोना के चलते आई आर्थिक विकास में ये गिरावट, उनका कहना है कि महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आई है। एफडीआई निवेश में महाराष्ट्र अब देश में तीसरे पायदान पर है। देश में सबसे ज्यादा मोबाइल और इंटरनेट यूजर महाराष्ट्र में ही हैं। सितंबर 2020 तक इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 1,07,00,000 थी, जो कि देश में सबसे ज्यादा ग्राहक की संख्या है। एक तरफ जहां कोरोना का संकट और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की आर्थिक गाड़ी पटरी पर लाने का चैलेंज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने है। और मुकेश अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो कार में एक मालिक की लाश मिली थी और लाश मिलने से मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता, ऐसा उस जो युवक था उसके परिजनों का कहना है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक की लाश मिली थी और लाश मिलने के बाद इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए द्वारा करने की मांग की थी, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एटीएस को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन के परिवार वालों ने यह साफ कह दिया है कि वो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। मनसुख की पत्नी विमला ने बताया कि जब से ये स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हुई थी तब से उनके पति रोजाना पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए जाया करते थे। गुरुवार को भी वो पूछताछ के लिए ही गए थे, लेकिन वापस आए ही नहीं। और उनकी पत्नी विमला ने यह भी बताया कि कांदिवली क्राइम ब्रांच से किसी भी तावड़े नाम के अधिकारी का फोन मनसुख को आया था। उनसे मिलने के लिए जल्दी जल्दी में ये ऐसा कहकर लौटेंगे, ऐसा भी कहा था इन्होंने। और मनसुख ने यह भी बताया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका फोन आना बंद हो गया और बाद में उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे पर सवाल खड़े किए गए हैं। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मामले पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मामले में सचिन वाजे के शिवसेना के साथ संबंध है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे फिर से एक बार सुर्खियों में बन गए हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरे स्कॉर्पियो गाड़ी और उसके मालिक की लाश मिलने से राज्य की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। अब इस पूरे मामले में सचिन वाजे ने शिवसेना के साथ संबंधों पर बीजेपी के साथ ही मनसे ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र के बजट सेशन में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि घटनास्थल पर सबसे पहले कैसे पहुंचे। मृत मनसुख हिरेन और वाजे के बीच बातचीत होने का दावा भी उन्होंने किया है। इसी के चलते अब सचिव वाजे के पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी सचिन वाजे की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चल रहे चंदा अभियान पर कांग्रेस के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सदन में एक बयान दिया था। पटोले ने बयान के खिलाफ भंडारा में भारतीय जनता युवा मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से मिलकर संयुक्त रूप से निषेध आंदोलन किया और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 5 मार्च को महाराष्ट्र के विधानसभा में कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने निधि अभियान पर सवाल उठाए थे और आपको बता दें कि इस अभियान की जांच की भी उन्होंने मांग की थी। भंडारा जिले के साकोली निर्वाचन क्षेत्र से ही नाना पटोले विधायक हैं और नाना पटोले के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो सड़कों पर उतरकर यह आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दे दी है और आंदोलनकारियों का ये कहना है कि आप सड़कों पर उतरकर हम आंदोलन करेंगे। राम जी ये किसी पार्टी के नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि राम जी के मंदिर के बारे में आपके मन में श्रद्धा है तो आप भी निकलो ना चंदा जमा करने के लिए। आपको किसने रोका है? भंडारा जिले के और साकोली विधानसभा के मतदार आने वाले समय उनको उनकी जगह जरूर दिखाएंगे कि प्रभु राम हमारे लिए सर्वप्रथम है, बाद में तुम हो। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा पर मुरुम भूशी गांव के पास एक वन क्षेत्र में एक नक्सल विरोधी अभियान का संचालन करते हुए एक संदिग्ध नक्सली दल को देखा गया था, जिसको लेकर विशेष ऑपरेशन टीमों को उसी क्षेत्र में 5 मार्च को ऑपरेशन के लिए मौके पर भेजा गया। विशेष ऑपरेशन दस्ते के दौरान दोनों समूहों ने नक्सल हमले का जवाब दिया और नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान नक्सलियों ने पहले पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई। जवाबी कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान दस्ते ने नक्सलियों पर फायरिंग भी शुरू की और फायरिंग के दौरान नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार निकले और इसी ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों में एक के पैर में गोली भी लग गई और जिसके बाद उसे उपचार के लिए यानी कि इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। फिलहाल घायल सैनिक की हालत स्थिर बताई जा रही है। 5 तारीख को सुबह उसी एरिया में पेट्रोलिंग करने वाली पार्टीज को घटनास्थल पर डाइवर्ट किया गया। दोनों पार्टीज के ग्रुप ने नक्सल के हमले को जवाब देते हुए नक्सलों को वहां से भगाया और वापस आए। इस अभियान के दरमियान हमारे एक जवान को पैर में गोली लगी थी, उसको हमने हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला है, उसकी प्रकृति स्थिर है। 5 तारीख को सुबह उसी एरिया में और मुंबई में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए बीएमसी का फैसला है। डायलिसिस सेंटर में अब शुरू किया जाएगा टीकाकरण। राज्य और केंद्र की स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े डायलिसिस सेंटर और सेंटर की समीक्षा के बाद ही ये टीकाकरण अब शुरू किया जाएगा। मुंबई में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए बीएमसी ने अहम फैसले लिए हैं। अब डायलिसिस सेंटर में टीकाकरण शुरू किया जाएगा। बता दें कि राज्य और केंद्र की स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े डायलिसिस सेंटर में जल्द ही टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। साथ ही सेंटर की समीक्षा के बाद टीकाकरण की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। और मुंबई में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब ऑफलाइन की जाएंगी। 23 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच परीक्षाएं ऑफलाइन की जाएंगी। निर्धारित समय पर परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा, ऐसा कहना है। और शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ये बड़ी घोषणा की है। घोषणा के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से की जाएंगी। आपको बता दें कि 23 अप्रैल से 21 मई के बीच ये परीक्षाएं होंगी और कोरोना को देखते हुए निर्धारित समय पर परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा। और भंडारा जिले के लाखड़ी तहसील की महिला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी शीतल फाल्के ने आत्महत्या की है। शीतल फाल्के ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। 32 साल की शीतल फाल्के लाखनी शहर में किराए के मकान में अपनी मां के साथ रहा करती थी। वहीं आत्महत्या के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि सातारा की रहने वाली शीतल अविवाहिता थी। तो बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ने आत्महत्या की है और हालांकि इस आत्महत्या का जो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, कारणों का साफ पता नहीं लगा पाए हैं अभी तक।
हिंगोली जिले के वसमत शहर में बड़ा हादसा हो गया। बिजली के तार टूटने से और इसमें बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि बिजली की तार गिरने से ईंट भट्टे में भी काम चल रहा था और वहीं पर काम करने वाले मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मजदूरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो कवठा रोड परिसर में बड़े पैमाने पर ईंट भट्टी का कारोबार चलता है। वहीं इस क्षेत्र में सैयद मसूदा एंड ब्रदर्स नाम से ईंट भट्टे चलाए जाते हैं और ईंट भट्टी पर रोज की तरह रामदास सोनटक्के और उनका बेटा फुलाजी सोनटक्के काम पर आए हुए थे और उनके शरीर पर बिजली की तार गिर गई, जिस कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और इस हादसे में सोनटक्के परिवार के बाप और बेटे की मौत हुई है। अब खबर रायगढ़ से, जहां पर घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 5 बदमाशों ने युवती के घर में घुसकर उसकी पिटाई की है। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रायगढ़ जिले के बिरवाड़ी इलाके से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां पर 5 बदमाशों ने 21 साल की युवती की घर में घुसकर पिटाई की। पांचों बदमाश आपको बता दें कि अक्सर युवती को छेड़ा करते थे और पिटाई के दौरान युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि जानकारी मिलने पर पुलिस ने 5 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर भिवंडी से, जहां पर 2 लूम कारखाने और एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग के कारणों लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर कैसे तैसे काबू पा लिया, लेकिन शुक्रवार देर रात ठाणे जिले की भिवंडी में 2 लूम कारखाने और एक कपड़ा गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों का सामान यानी कि कपड़े जलकर राख हो गए। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बता दें कि 5 दिनों में आग लगने की भिवंडी में ये 10वीं घटना है। तो लगातार आग लगने की घटना से लोगों में भय का माहौल भी बन चुका है और बता दें कि अब ये भिवंडी में 10वीं घटना है आग लगने की। में आगे, जहां पर उस्मानाबाद शहर के पास जंगल में एक 2 साल का नर तेंदुआ मृत पाया गया है और जो मृत तेंदुआ है उसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन विभाग का अनुमान ये लगाया गया है कि तेंदुआ कहीं और से पलायन कर आया होगा। फिलहाल वन विभाग ये पता लगाने की कोशिश में है कि तेंदुआ आखिरकार आया कहां से है। हालांकि ये पहली बार है जब इस क्षेत्र में एक तेंदुए को देखा गया है। तो 2 साल का नर तेंदुआ इस क्षेत्र में, इस इलाके में मृत पाया गया है और मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये तेंदुआ यहां पर आया कैसे, क्योंकि ये पहली बार है जब इस क्षेत्र में किसी तेंदुए को देखा गया। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर पुरस्कार का आयोजन राजभवन में सागा फिल्म फाउंडेशन ने किया और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इसमें मौजूद रहे। इस आयोजन के दौरान कोश्यारी भी मौजूद रहे और मुंबई के राजभवन में सागा फिल्म्स फाउंडेशन द्वारा पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित किया गया, जहां पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों स्वर्गीय बह्यूजी महाराज और निर्देशक केदार शिंदे समेत 10 लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इस अवसर पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अहिल्या देवी होलकर का नाम भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता है और साथ ही अहिल्या देवी होलकर एक लोकप्रिय शासक थी और छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजे के तरह उनका काम भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले, सांसद उदयन राजे भोसले और सांसद डॉक्टर विकास महात्मे और होलकर परिवार के वंशज युवराज यशवंत राव होलकर और साथ ही निरिका होलकर और उनके साथ ही विधायक अभिमन्यु पवार और सागा फाउंडेशन के अध्यक्ष सागर धापटे भी मौजूद थे। रानी उषा देवी होलकर और मेरे
और कोरोना काल में लगातार सेवा देने की वजह से मुंबई के बेस्ट ड्राइवर और कंडक्टर के स्वास्थ्य पर उसका परिणाम होने लगा है, जिसके चलते अकोला जिले के 50 ड्राइवर और 50 कंडक्टर को मुंबई में सेवा देने के लिए भेजा गया है। अकोला के मुख्य बस स्थानक से 2 विशेष बसों के जरिए इन चालक और साथ ही परिचालकों को मुंबई के लिए रवाना किया गया। मुंबई में बेस्ट के चालक और कोरोना वायरस के संक्रमण काल से लगातार अपनी सेवा दे रही हैं और साथ ही जिसके कारण उनके स्वास्थ्य और परिवार पर विपरीत परिणाम हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के बड़े शहरों से एसटी के बस चालक और परिचालक को बेस्ट की सेवा देने के लिए मुंबई बुलाया है, जिसमें अकोला के मुख्य बस स्नाथन के 5 चालक और 50 चालक और 50 परिचालकों का नाम शामिल है। वहीं शिरडी आने वाले साई भक्तों को अब टैक्स देना होगा। शिरडी की नगर पंचायत ने ये टैक्स का फैसला लिया है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने फैसला किया है और इस फैसले का विरोध किया है, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने इस टैक्स के फैसले का विरोध जताया है। 15 साल पहले बंद हुए टोल नाके फिर से शुरू होने की आशंका भी जताई गई है। तो अब शिरडी आने वाले लोगों को टैक्स देना होगा। शिरडी आने वाले साई भक्तों को अब टैक्स देना होगा। शिरडी की नगर पंचायत ने ये टैक्स लेने का फैसला किया है और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध जताया है। तो 15 साल पहले बंद हुए टोल नाके अब फिर से शुरू होंगे, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। तो शिरडी आने वाले साई भक्तों को अब टैक्स देना होगा और शिरडी की नगर पंचायत ने टैक्स का फैसला लिया है और इसी का विरोध राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना दोनों ही दलों ने जताया है। 15 साल पहले बंद हुए टोल नाके फिर से शुरू होने की आशंका भी जताई जा रही है। और खबर मुंबई से, जहां पर आयकर विभाग रेड पर एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आयकर विभाग के छापे पर तापसी पन्नू की प्रतिक्रिया सामने आई है। लगातार 3 ट्वीट कर तापसी पन्नू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो उन्होंने बताया कि पेरिस में बंगले समेत 5 करोड़ की रसीद का भी उन्होंने जिक्र किया है अपने ट्वीट के जरिए। और मुंबई में आयकर विभाग ने 3 मार्च को बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और डायरेक्टर अनुराग कश्यप के घर पर छापेमारी की थी, जिसे लेकर एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपनी चुप्पी अब तोड़ दी है। तापसी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर अपनी रिएक्शंस इस पर दी है, अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दी है। और तापसी ने तीनों ट्वीट में लिखा है, दिन की गहन पड़ताल में मुख्य रूप से 3 चीजें सामने आई हैं कि पेरिस के जिस बंगले की चाबी मेरे पास होने की बात कही जा रही है, वो खुद उस बंगले की मालिक हैं। वहां वो कभी गर्मी की छुट्टियां मनाने भी नहीं गई हैं। और साथ ही एक्ट्रेस ने आगे ये कहा कि 5 करोड़ की कोई रिसीट उनके पास नहीं है और ना ही उन्होंने पैसे लिए हैं। आखिर में उन्होंने तीसरी पोस्ट में ये कहा है कि वो साल 2013 की किसी भी रेड से जुड़ी हुई नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर एक्ट्रेस से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और एक्ट्रेस ने शख्स के खिलाफ एफआईआर पुलिस में दर्ज करा दी है। मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाला मामला आपको बताएं कि सामने आया। शादी का झांसा देकर टीवी एक्ट्रेस से कई बार दुष्कर्म किया गया और मामले पर एक्ट्रेस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। एक्ट्रेस के बयान पर और उनके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टीवी एक्ट्रेस ने एक शख्स के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मराठा आरक्षण पर 8 मार्च से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 7 मार्च को आष्टी पीपल गांव में आक्रोश मेला आयोजित किया जाएगा और मराठा आरक्षण पर 8 मार्च से सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होने जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाए और केंद्र सरकार भी अपना योगदान दे। इस मांग को लेकर 7 मार्च को जालना जिले के आष्टी पीपल गांव में आक्रोश मेला है, जहां 50,000 से ज्यादा मराठा समुदाय के लोग जुलूस निकालने वाले हैं और इस गांव के लोग पिछले 45 दिनों से आरक्षण को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्रांति मोर्चा की तरफ से 7 मार्च को
मिला हुआ है। ये शास्त्र पिंपल गांव में है। ये इसलिए है कि इतने सालों से चल रही हमारी जो लड़ाई है वो अंतिम समय में है। 20 जनवरी से शुरू हुआ ये आक्रोश मिला हुआ आज भी शुरू है और इसके बाद भी शुरू रहेगा कि मराठा समाज की जो आरक्षण की जो बात है जो चल रही है इसको किसी भी तरह से हम लोग पीछे हटने नहीं देंगे। मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से 7 मार्च। वहीं बुजुर्ग व्यक्तियों को टीका लगाया जा रहा है, कोरोना का टीका उन्हें लगाया जा रहा है और टीका लगवाने के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। 30,000 से ज्यादा कोरोना का टीका लोगों को लगाया गया है। 30,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है, रजिस्ट्रेशन उनका किया गया है। कोरोना टीकाकरण के इस चरण में बुजुर्ग व्यक्ति और 45 से 59 साल के लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए मुंबई में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शुक्रवार को आपको बता दें कि मुंबई में 30,000 से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 20,000 सीनियर सिटीजन्स और साथ ही 2,000 जिनकी उम्र 45 से 59 साल के बीच थी, उनका टीकाकरण किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।